हेलो एवरीवन। आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो 1991 में आई थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आए इकोनॉमी पे और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑफ कोर्स हम सबको हमने सीखा कि इसके रीजंस क्या रहे और क्या क्या रिफॉर्म्स हम इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंट्रोड्यूस किए, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हो, चाहे वो फिस्कल हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे जो इंडियन इकोनॉमी पे इस पॉलिसी की वजह से हुए, क्योंकि इससे इंट्रोड्यूस हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और आपकी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। तो ये तो होना ही था। देखो, जब आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, जब आपने लोगों को परमिशन दे दी कि आप जो है आपको लाइसेंस नहीं लेने हर चीज के लिए, और अगर आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है, आपको और मशीनरी इंपोर्ट करनी है या आपको दूसरा प्लांट लगाना है, तो आपके लिए इजी हो गया है अब लगाना, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेने। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ने लगेगा आपकी इकोनॉमी में। जीडीपी बढ़ेगा तो सीधा सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, वो इंक्रीज होने लगेगी। दूसरा अच्छा काम जो इस इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हुआ इंडियन इकोनॉमी में, वो था आपका जो फॉरेक्स कंटिन्यूसली कम हो रहा था वो बढ़ने लगा। मैंने आपको जब कॉजेस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेक्स डिप्लीट हो रहा था आपका, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक फोर्टनाइट तक का भी पेमेंट रिजर्व में नहीं बचा था कि वो अपनी इंपोर्ट की पेमेंट्स कर सके, और फ्यूल हम इंपोर्ट करते थे, वो नेसेसिटी थी हमारी, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो फॉरेक्स को ना इंक्रीज करना किसी तरह उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। और इससे क्या हुआ, अब आप देखिए, मैंने आपको एक फिगर दिखाई है 1990 की, जो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले की बात है, और फिर मैंने आपको 4 साल बाद का सिनेरियो दिखाया है 1995 में। तो जो फॉरेक्स 1990 में $3,362 मिलियन था, वो इंक्रीज होके 1995 में $25,186 मिलियन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था इंडियन इकोनॉमी के लिए। तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने इंपोर्ट कोटा खत्म किए, हमने इंपोर्ट के लिए बहुत सारी जो लाइसेंसिंग थी वो खत्म कर दी, हमने ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी कंट्रीज को वेलकम किया, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी जो है इंडियन इकोनॉमी में परमिशन दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका मार्केट था उसमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, उसमें और ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स वो नजर आने लगे। और जब कस्टमर जो है वो सारे उसको दिख रहा है ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो ले सकता है, तो वो और ज्यादा और हमें की डिमांड करेगा कि भाई अच्छा, मुझे तो ये भी मिल सकता है, मैं ये भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो जो कस्टमर है, पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी थी, तो ठीक है, जो प्रोड्यूसर ने बना दिया, हमारे पास तो इतना ही है भैया, तुम्हें लेना है तो लो, यही मिलेगा। अब हो गया, अब कंज्यूमर के हिसाब से चीजें चलने लगी, क्योंकि अब जो है हम बहुत सारी चीजों में फॉरेन कंट्रीज को देख रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ भी ला रहे थे, तो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट्स देख रहा है और उनको खरीद भी रहा है और फिर उनकी डिमांड कर रहा है। तो जो कंज्यूमर था, जो कस्टमर था, वो ज्यादा डिमांडिंग हो गया। क्यों? क्योंकि उसको वैरायटी मिलने लगी, उसको ज्यादा ऑप्शंस मिलने लगे। देन फोर्थ इम्पैक्ट आया रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इंपोर्ट पे जो कोटा हटने से, इंपोर्ट पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कम होने से क्या हुआ कि हम टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो इंपोर्ट करने लगी, उसके अलावा जितने प्राइवेट प्लेयर्स थे वो भी अपने लिए लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने लिए इंपोर्ट करने लगे। तो जो आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी एकदम से चेंज होने लगा और वहाँ पे एडवांसमेंट होने लगी, इंप्रूवमेंट आने लगा। देन फिफ्थ एक रीजन था हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आने का कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 17% पहुंच गया था।
ये कंट्रोल हुआ इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, और जो 1990 में अप्रॉक्सीमेटली 17% था, ये 10 साल बाद इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च होने के 6.5% रह गया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एनईपी का। देन नेक्स्ट अचीवमेंट है मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये क्यों हुए भाई मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट? ऑफ कोर्स जब एक ही मार्केट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट और लोकल प्रोडक्ट दोनों अवेलेबल होंगे तो एक दूसरे को कंपटीशन में रहना ही पड़ेगा। लोकल प्रोड्यूसर को देखना ही पड़ेगा कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट की प्राइस, उसके प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस, वो सब कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ compete कर पाए, और जो भी उस कंपटीशन में जो है वो compete नहीं कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या करना होगा आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, और ऐसा बनाना पड़ेगा कि कस्टमर उसे देखे और उसे खरीदे। तो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई। देन इमर्जिंग इकोनॉमी आपकी बन गई। इमर्जिंग इकोनॉमी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम सबको पता है कि हमारा मार्केट जो है कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है यहाँ पे, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। तो और उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, वो भी आपके यहाँ इकोनॉमी में अट्रैक्ट होती हैं कि अच्छा इंडिया में हमारे को अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनके वो पूरे वर्ल्ड में दिखने लगी कि ये बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ हमें जाना चाहिए, यहाँ बहुत ग्रोथ है। देन नेक्स्ट अचीवमेंट था मोर इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होना ही था, आपने लिबरलाइज किया, आपने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, आपने ग्लोबलाइज किया, आपने बहुत सारे रिफॉर्म्स आप ले आए, फिस्कल रिफॉर्म्स ले आए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ले आए। तो इन सारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ गए। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि जो एफडीआई हमारी कंट्री में होता था, गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी जो है रेस्ट्रिक्शंस कम कर ली कि पहले भाई 40% तक ही स्टेक रहेगा। अब उन्होंने बाद में, जिसकी वजह से बहुत सारी एमएनसीज आउट हो गई थी इंडिया से 1970s में, अर्ली 70s में क्या हुआ था कि बहुत सारी एमएनसीज, फेरा जब आया था तो एग्जिट कर गई थी इंडिया से, वो सब वापस आने लगी। उन्हें लगा कि अच्छा अब 40% का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब हम जो है 49% एंड अबव तक भी जो है हम जा सकते हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी इंक्रीज होके $100 मिलियन जो 1991 में था वो $150 मिलियन तक पहुंच गया 1995 में। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा एनकरेज हुआ, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देने लगी गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हट गई। उनको ये बोला गया कि आप जो एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट करेगी, उनके एक्सपोर्ट करने के लिए उनको अगर कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता था तो उस पे से लाइसेंसिंग हटी, उस पे से जो है वो रेस्ट्रिक्शंस हटी। उनको कैपिटल मशीनरी को, कैपिटल गुड्स को जो है वो इंपोर्ट करने की परमिशन मिल गई, जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टेड मटेरियल बनाने के लिए वो जो है वो यूज़ होती थी मशीनरी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी बहुत एनकरेजमेंट मिला। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपने उसमें देखा है कि हम इसमें किस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव करके इनको एनकरेज किया था। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा था पहले 8.5% तक पहुंच गया था, वो लेस देन 5% आ गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च होने के बाद। तो ये इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी में आई। अब जहां पर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, वहां कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जरूर होंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारी जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से बहुत सारे जो है ऑब्जर्व किए गए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम यहाँ देखने के लिए मिला वो ये था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो आपने इतने सारे, मैंने आपको रिफॉर्म्स बढ़ा दिए, आपने देखा कहीं पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई जिक्र आया? नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर है आपकी इकोनॉमी में, अगर आप एलोन देखो तो प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, तो उसको नेग्लेक्ट किया गया और जो सारी एम्फेसिस थी वो सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी गई।
दूसरी चीज जो दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका था वो ये था, इसने क्रिएट किया इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। मतलब जितनी भी एमएनसीज आपकी कंट्री में आ रही थी बिजनेस करने के लिए, वो मोस्टली अपना सेटअप कहाँ बना रही थी? अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप होने लगे, अर्बन एरिया में माइग्रेशन भी होने लगी, रूरल एरिया से लोग आने लगे। इसकी वजह से रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज जो थी, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट कम हो गई, अर्बन एरियाज में अचानक डेवलपमेंट, बड़े बड़े एमएनसीज के ऑफिस खुलने लगे, रोड्स बनने लगी, सारी फैसिलिटीज आने लगी, तो डिस्पैरिटी जो थी रूरल अर्बन में वो बढ़ने लगी। तीसरा जो एनईपी ने नहीं ध्यान दिया वो ये था कि एनईपी ने जो पॉल्यूशन लेवल का रिडक्शन था इस पे कुछ भी जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया, कोई भी अपना एजेंडा या ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया। जबकि एक्सपेक्टेड था जब आप इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हो तो आपको सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इट वॉज रिक्वायर्ड बट इट डिड नॉट हैपन। चौथी प्रॉब्लम क्या थी? जॉब सिक्योरिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई। पहले क्या था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, बढ़िया था, हमारी तो जॉब लग गई, सरकारी नौकरी है तो हमेशा रहेगी। अब क्या हुआ कि जब प्राइवेटाइजेशन आ गया तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे? भाई अगर मेरी स्किल्स आपसे मैच, आपकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही तो आप मुझे निकाल दोगे। तो क्या हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स ने देखा कि भैया ये जो मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इक्विटी ले रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ले रहा हूँ या मैं जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ, तो ये जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है इनका रूट कॉज क्या है? लॉस का। अच्छा, अब जब आपको लॉस कवर अप करना है या आपको किसी भी तरह से, प्राइवेट प्लेयर का मोटिव तो है प्रॉफिट जनरेट करना, तो वो तो कॉस्ट कटिंग करेगा हमेशा, और वो ये देखेगा कि ये जो लॉस है ये मेरा कवर कैसे होगा। तो वो क्या करेगा? जब कॉस्ट कटिंग करेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बंदा उसके काम का नहीं है उसको हटा देगा जॉब से। तो अब सरकारी तंत्र में तो पहले ऐसा नहीं था, लोग मजे से नौकरी करते रहते थे चाहे उनका आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, लोगों की तो जॉब जाने लगी। जो मालिकों को लगता था भाई तुम्हारा जो है वो हमारे काम के नहीं हो, तुम जाओ तो कल से तुम्हारी छुट्टी। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ, लोगों के बीच में ये फीलिंग हुई कि अब हमारी जॉब जो है वो सिक्योर्ड नहीं है। देन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, इकोनॉमी में खुद का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी वो स्लो डाउन होने का खतरा इनको लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को परमिट कर रहे हो, आप जो है वो नए जो है वो फॉरेन कंट्रीज को परमिशन दे रहे हो कि आप अपना प्रोडक्ट जो है हमारे मार्केट में भेजो और बिकेगा। तो जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने ज्यादा आ जाएंगे और वो भी उसी प्राइस पे बिकेंगे जिसपे डोमेस्टिक था, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कैसे होगी? उसको तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो उसको ये हुआ कि भाई मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सामने इंपोर्टेड है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसका एक चैलेंज था। दूसरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया 6 नंबर, ये आप ध्यान से देखो। अब जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है 1991 से, इसमें जो है सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम के हिसाब से। अब सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स क्या क्या हैं? देखो, स्किल डेवलपमेंट, आजकल हम स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, हर जगह बात हो रही है कि स्किल्स के हिसाब से जॉब मिलेगी, तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारी वाटर क्वालिटी है वो किस लेवल की है, वो क्या पानी जो हमें मिल रहा है, लोगों को, सारी जनता को मिल रहा है, क्या सबके पास पीने लायक पानी अवेलेबल है? तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म ला रही है, किस तरीके से हम वाटर सोर्स को जो है वो उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको जो है इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। देन टॉयलेट फैसिलिटीज, आजकल जो है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सारी चीजें सिर्फ पेपर पे हो रही हैं, उनको एक्चुअल में होने की जरूरत है। तीसरी चीज जो एनईपी में बात नहीं हुई वो ये था एमएसएमई सेक्टर, आपका माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इनके डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स चाहिए। फिर पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है,
प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और इतना सारे इश्यूज, ओजोन लेयर डिप्लीशन का इशू है, पॉल्यूशन आपका इशू है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला सकती है वो और ज़रूरी है। और लास्ट है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। तो हम लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको किस तरीके से जो है वो ग्रोथ दे सकते हैं, उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में मिस्ड थी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अभी देखिए एक स्लाइड मैंने यहाँ दिखाई है आपको, सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया या नेग्लेक्ट किया गया और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को ही जो है वो ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन दिखाया है जीडीपी में परसेंटेज वाइज। अभी देखिए 1990 है ये यहाँ पे, और हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई कहीं 1991 में यहाँ पे कहीं, है ना, और आज तक ये चल रही है। तो 1991 की अगर आप उसके बाद का डेटा देखें, यहाँ आपकी ये मैंने ये रेड कलर की लाइन खींच दी, मतलब यहाँ आ गई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आप ये देखो कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये एग्रीकल्चर सेक्टर की है। ये देखो ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल है, आपको दिख रहा है। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद या उससे पहले इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डाउनफॉल है। ये ब्लू लाइन जो है ये आपकी इंडस्ट्री है। अब आप देखो यहाँ से इस पॉइंट से मोर और लेस सेम उस पर चल रही है। कोई ऐसे बहुत कोई ना कोई ग्रोथ हुई है ना, नीचे नहीं आई तो ऊपर भी नहीं गई। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इम्पोर्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स कर दिया था, तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए आपके लिए खतरा था। आपने एमएसएमई के लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर ये देखिए, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद ये कंटिन्यूसली जो है वो ग्रो कर रहा था और करता रहा। तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है आपको साफ साफ कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसने डेवलपमेंट जो सर्विस सेक्टर का है उसमें तो बहुत हेल्प किया, बट इट वाज अनेबल टू हेल्प दी अदर टू सेक्टर्स। कौन कौन से? एग्रीकल्चर को कोई हेल्प ज़्यादा कुछ खास, वो तो नीचे ही आता जा रहा था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मोर और लेस वहीं पे रहा जहाँ इससे पहले था। तो इन सेक्टर्स को कोई ज़्यादा मदद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं मिली। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।